हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 2 सितंबर 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है गोल्डन ग्लोब रेस के बारे में। आपसे प्रश्न तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैपिंग की दृष्टि से जो लोकेशन मैं बताऊंगा वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये चर्चा में क्यों रही, तो वास्तव में हमारे यहाँ के जो भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर हैं अभिलाष टॉमी जी, इससे पहले भी इन्होंने इस यात्रा में भाग लिया था, इस नौका में भाग लिया था, लेकिन कुछ इंसिडेंट के कारण इनकी नाव टाइम पे नहीं पहुंच पाई थी। तो हाल ही में फिर से चर्चा में आए हैं कि ये अब फिर से जो गोल्डन ग्लोब रेस 2022 की थी उस पोडियम फिनिश हासिल करके एकल जल यात्रा पूरी करने का एक और रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इससे पहले भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन ये अब इन्होंने फिर से दोबारा बनाया। ठीक, आपके मन में प्रश्न आया होगा कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, इसका मतलब सिंपल सा है। जैसे पुराने ज़माने में लोग जो यात्राएं करते थे, जैसे वास्को डिगामा के आपने नाम सुना है, आपने मैगलन का नाम सुना होगा जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। तो जो काम मैगलन ने किया वो काम अब ये लोग करते हैं। ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि ये इनकी एक पाल वाली नौका होती है और बेसिक साधारण इक्विपमेंट्स, मतलब कोई जीपीएस नहीं, कोई बड़ी हैवी मशीन नहीं, कुछ भी वो नहीं, एक साधारण नाव की तरह अपने इस तंबू के साथ पूरी की पूरी यात्रा करते हैं। और तीनों अंतरिप, अंतरिप का मतलब ये होता है जो किनारा होता है किसी भी प्रायद्वीप के, किसी भी देश के नीचे का, कॉन्टिनेंट के, ठीक है, उन अंतरिप को क्रॉस करते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है कि झंडा कैसा था, कितने उसमें पार्ट होते हैं, कितने नट बोल्ट होते हैं, ये कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक, आपको बस इन अभिलाष टॉमी जी का नाम याद रखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो मिशन आने वाला है गगनयान, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति जाएगा आसमान में, ठीक है, स्पेस में, तो जब वो वापस आएगा तो उनको लैंड जब कराया जाएगा तो समुद्र में कराया जाएगा। तो समुद्र में लैंडिंग के दौरान ये उनकी रिकवरी में हेल्प करेंगे। अर्थात अगर वो वहाँ से अब पैराशूट के माध्यम से नीचे उनका पेलोड उतरेगा तो ये उनको वहाँ से निकालने में हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनको एक्सपर्ट हैं। दूसरा, भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर हैं। समझ गए? अब ये क्या है? एक नॉन स्टॉप एकल, नॉन स्टॉप का मतलब बिना रुके हुए, एकल का मतलब अकेले, कोई आपका साथी नहीं होगा। दूसरा, बिना सहायता वाली, अर्थात जहाज़ तो आपको रास्ते में खूब दिखेंगे लेकिन आप उनसे हेल्प नहीं मांग सकते हो। ठीक है, तो बस यही चीज़ है। कब शुरू हुई? 1968 से 69 में। दूसरी कब हुई? 2018 में। और इसी को इन्होंने जीतने वाले थे, लेकिन कई उसमें इनकी नाव थोड़ी दिक्कत में हो गई थी और स्थिति ऐसी आई थी कि ये मरने वाले भी थे। तब जाकर एक नाव ने इनको ढूंढा था और बचा लिया था। ठीक, अब यहाँ पे हो सकता है टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं लोग वहाँ आपको घुमाएं कि पहली 68 में हुई थी, 9वीं 2018 में हुई, तो ऐसा बकवास क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछती है। क्लियर? अब ये लोकेशन इम्पॉर्टेंट है कि ये तीन महान अंतरिप कौन है जहाँ से गुजरते हैं। केप ऑफ गुड होप, ऑस्ट्रेलिया का केप लुईविन और चिली के केप कॉर्न। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ तीनों लोकेशन ताकि आपको मैपिंग की दृष्टि से देश याद रहें। ये है हमारा प्यारा भारत। प्यारे भारत से जब हम वेस्ट की ओर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका को जब जूम करेंगे तो साउथ अफ्रीका के नीचे ये जो रीजन आता है ना, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये केप टाउन है ना, यहाँ के पूरे रीजन को केप ऑफ गुड होप। अब मैं हिस्ट्री की दृष्टि से बता दूं इसका नाम केप ऑफ गुड होप क्यों रखा गया। क्योंकि, और यही उत्तरी अतमानसा है ना, उस नाम से भी जाना जाता है। तो इसको केप ऑफ गुड होप इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उस समय पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ये यहाँ तक जब पहुँचा तो इसको लगा कि अब इसको एक नया रास्ता मिल गया, उम्मीदों का एक देश मिल गया, एक मुल्क मिल गया। ठीक है, तो इसने इस रास्ते को नाम दे दिया केप ऑफ गुड होप। ठीक, क्यों केप ऑफ गुड होप नाम आया? दूसरा कारण, क्योंकि ये सारे रास्ते बंद हो गए थे भारत तक पहुंचने के लिए।
तो जब भी ये क्वेश्चन इतिहास की किताब में आता है ना कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, तो ये गलत लाइन है। इतिहासकारों को इस लाइन को सुधारना चाहिए। उनको ये बोलना चाहिए कि वास्को डिगामा ने नए समुद्री मार्ग के जरिए भारत की खोज की। भारत कोई गुम हुआ देश थोड़ा ना था। जब सारी दुनिया, सारी संस्कृति सो रही थी, तब भारत में ज्ञान की लौ जल रही थी। महात्मा बुद्ध जैसे विद्वान, ऋग्वेद, पुराण सब लिखे जा चुके थे। खैर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं, ठीक। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे केप ऑफ गुड होप। अब यहीं पे ये साउथ अमेरिका है, ठीक। और ये जो है ना यहाँ पे ये जो रीजन, ये वाला, ठीक, ये रीजन यहाँ पे जो पड़ता है, इसको हम बोलते हैं क्या, केप हॉर्न, ठीक है, केप हॉर्न के रूप में। वैसे इसको केप हॉर्न नहीं बोलते हैं, इन्होंने नाम बता दिया केप हॉर्न, लेकिन हम लोग इसको ड्रैकन पैसेज के रूप में जानते हैं। इसलिए मैं थोड़ा रुका था कि इन्होंने अपना नया नाम क्या दिया। जैसे मैंने अभी केप ऑफ गुड होप बताया, ठीक है, उन्होंने दूसरा नाम रखा है। तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर की। अब ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आपको एक बार दिखा देता हूँ। अरे ये तो पूरी घूम ही गई पृथ्वी। रुको एक मिनट, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का दिखाता हूँ। हाँ, ये जैसे ऑस्ट्रेलिया आपको मिला, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ का ये जो रीजन है, ये है केप लुईविन, ठीक है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। अब ये पूरा चक्कर लगाते हैं यहाँ से पूरा घूम घूम के, समझ गए। इससे ज़्यादा आप मत पढ़िए। अगला आर्टिकल है हमारा सुपर फूड के बारे में। इस आर्टिकल से पहले मैंने आपको ऑलरेडी 2 आर्टिकल पढ़ा चुका हूँ। हालांकि आर्टिकल एक पढ़ाया था, लेकिन कॉन्सेप्ट 2 पढ़ाए थे। कौन कौन से? एक मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांस फूड के बारे में, और एक मैंने आपको पढ़ाया था क्या, अल्ट्रा फूड के बारे में, ठीक है, अल्ट्रा फूड। हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो कई बार क्या होता है कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो कई शब्द गलत निकल जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैंने जब 1 तारीख वाला पढ़ाया है आपको, और उसमें जब चंद्रमा के बारे में पढ़ा रहा था, चंद्र ग्रहण को लेकर, तो वहाँ पे मैंने बोला सूर्य उदय अस्त, जबकि मैंने कॉन्सेप्ट में पहले ही पढ़ा दिया है कि पूर्णिमा उसको बोलते हैं जिसमें चंद्रमा उदय होता है। तो अब ये जो जैसे छोटी सी मिस्टेक होती है ना, ये टंग मिस्टेक है ना, इसको हम नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि हमें फ्लो में बोलना होता है। सही कब हो सकता है कि जब हम एज इट इज जो लिखा हुआ है उसे ही बोलें। तो जो लिखा हुआ अगर हम वही पढ़ेंगे तो फिर आप किताबी बन जाएंगे, हम एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दे पाएंगे। अगर कोई छोटी छोटी एरर मिल जाए कभी भी शब्दों को लेकर या शब्द शैली को लेकर, तो उसको इग्नोर करना है ना। कुछ चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप फ्लो में कोई क्लास बना रहे होते हो तो इतनी छोटी मोटी मिस्टेक चलती हैं, बट फिर भी मैं उस पर ध्यान देता हूँ, शब्दों पे ध्यान देता हूँ कि मैं जो बात कहूँ वो गलत ना निकले। लेकिन अगर कोई निकल जाती है, ठीक है, ज़्यादा कोई ख़राब लगे तो कमेंट कर दिया करना, नहीं तो मैं तो खुद ही अपनी क्लास दोबारा सुनता हूँ, और कोई मिस्टेक दिखती तो मैं पिन कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर कोई लगे तो उसको स्किप कर दिया करो। आगे बस अपने पढ़ाई से मतलब रखो, अपने कंटेंट से मतलब रखो। और एक बात और, जो मैं एग्जाम्पल दिया करूं, उन एग्जाम्पल का सिर्फ एक मकसद है, आपके दिमाग को सरल से सरल रूप में चीज़ों को समझा देना। उन एग्जाम्पल का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि किसी धर्म, किसी जाति, किसी लिंग या किसी संप्रदाय को प्रभावित करना। जैसे मैंने वहाँ ब्राह्मण शब्द बोला था अवर्ण को लेकर, ठीक है। फिर मैंने एक जब मैन और वुमेन और ट्रांसजेंडर का कंपैरिजन कर दिया, फौना और फ्लोरा के साथ में, कवक के साथ में, है ना। तो इनको बस एग्जाम्पल के रूप में समझना, क्योंकि उस समय मुझे ये एग्जाम्पल सरल लगते हैं समझाने में, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक। बाकी अपना ऐसा उद्देश्य नहीं है। और रही बात धर्म की, तो मुझे नहीं लगता फिर मुझसे बड़ा कोई ब्राह्मण होगा। हालांकि मैं ब्राह्मण हूँ नहीं, ठीक है, धार्मिक प्रवृत्तियों की वजह से मैं ब्राह्मण अपने आप को कहता हूँ कि मैं धर्म को बहुत मानता हूँ, ठीक। और रही बात समानता की, मानवता की, तो उसमें भी मैं आगे रहता हूँ, है ना। तो ये चीज़ों से थोड़ा ऊपर रहना हमेशा मैंने बता दिया, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, इन चीज़ों को लोग बड़ा वायरल कर देते हैं और फिर उससे तकलीफ़ होती है। हालांकि नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास तो पूरी क्लिप होती है कि मैंने क्यों ऐसा रेफरेंस दिया, ठीक। तो खैर बात करते हैं सुपर फूड की। मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांस फूड बता दिया था, अल्ट्रा फूड बता दिया था। ट्रांस फूड क्या होता था, जिसमें 2 चीज़ों को मिलाया जाता था, हाइड्रोजन को और वसा को, ठीक, जिससे कुरकुरा बना रहे। अल्ट्रा फूड क्या होता था, इन 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिला दिया गया,
ठीक है, वो अल्ट्रा हो जाता था। सुपर क्या है, सुपर इन दोनों से अलग है। मतलब अगर क्वेश्चन देखो एक यहाँ पे ये भी बनेगा कि सुपर फूड वर्सेस अल्ट्रा फूड, ठीक है, ध्यान से समझना। आप इसको मैं पहले इंक चेंज करूँ, यहाँ पे इंक चेंज करूँ। आपसे क्वेश्चन एक क्या बन सकता है, सुपर फूड वर्सेस अल्ट्रा फूड, अल्ट्रा मतलब यू, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अल्ट्रा फूड वर्सेस ट्रांस फूड। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है सुपर फूड वर्सेस ट्रांस फूड। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें पता हो, ट्रांस फूड और अल्ट्रा फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, सुपर फूड शरीर के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक। अब आपके मन में होगा सर सुपर फूड कौन कौन है, तो देखो मैं आपको सुपर फूड दिखा देता हूँ। ये सारे के सारे सुपर फूड हैं, ठीक है। ये बीज हैं, सीड्स, मुझे इनके नाम हम नहीं पता है, आप भी मत ध्यान देना। ये छोटे छोटे सीड्स वगैरह, बाजरा, मक्का, जौ, ये सब, बादाम, ठीक है। और ये किशमिश है ना, ये आपकी ब्लैकबेरी, ठीक। ये आपकी जो है ना, इसको बोलते हैं ब्रोकली, ध्यान से समझना। इसके पत्ते को बोलते हैं केल, केल के पत्ते, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक शब्द आगे आपको और मिलेगा इसी नोट्स में, सब्जा। वो सब्जा है ना कि सब्जी। सब्जा क्या होता है, ब्लैक सीड होते हैं, जहाँ तक मुझे याद है इससे भी जो छोटे और ब्लैक होंगे उनको बोलते हैं सब्जा, ठीक है। नाम बड़ा अच्छा था उसका, केरल सीड करके कुछ था, ठीक। बस आपसे तो ये नहीं पूछेगा, चित्र में देख के बताइए कौन कौन से सुपर फूड हैं, मैं बस बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब पीडीएफ पढ़ोगे तो आप में से बहुत सारे बच्चे सब्जा को सब्जी करेंगे, क्योंकि मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट किया तो मुझे याद है, इसलिए मैंने वहाँ पर अपने माइंड पे ये बैठा लिया था कि मैं बता दूंगा कि सब्जा है ना कि सब्जी, केल है ना कि केला, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। सुपर फूड क्या होते हैं, मल्टी विटामिन्स होते हैं, मल्टी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये फूड ऐसे फूड होते हैं जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि शरीर का वजन और शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, लड़ने की क्षमता है, एंटीऑक्सीडेंट जिसको बोलते हैं, वो भी बूस्ट करते हैं, ठीक। तो अब एक एक करके लाइन पढ़ते हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो डिटेल में एक एक लाइन समझने की कोशिश करते हैं। सुपर फूड पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, मुख्य रूप से पौधों पर आधारित होते हैं, अर्थात जो सुपर फूड होते हैं सामान्यतः तो हम ये मानते हैं कि वो पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन कई सुपर फूड मछली के रूप में भी जाने जाते हैं, डेयरी खाद्य पदार्थ, अर्थात सुपर फूड केवल और केवल शाकाहारी नहीं होते हैं। एक ये क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन में, ठीक है, कि सुपर फूड केवल शाकाहारी होते हैं, गलत हो जाएगा। सुपर फूड में कुछ मांसाहारी भी होते हैं, मांसाहारी में मछली कौन सी, सैल्मन फिश, जो हृदय रोग के लिए अच्छी होती है। एक ज़माने में जब मुझे टीबी थी तो डॉक्टर मुझे रिकमेंड करता था मछली खाने को, लेकिन मैं थोड़ा अजीब टाइप का इंसान, मैंने कहा सर टीबी चाहे 2 साल और चल जाए लेकिन मछली नहीं खाने वाला, ठीक है। फिर मैंने अंडे से काम चलाया था, है ना, उस समय वो मजबूरी हो गई थी अंडा खाना, लेकिन अंडा मैं वैसे नहीं खाता हूँ, सिर्फ कहते हैं ना कि जब प्राण जाएं तो उससे अच्छा खा लो। और यही चीज़ कई हमारे धार्मिक ग्रंथों में आती है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तो जंगलों में रहकर जानवरों को भी मार कर खाया है जब उनके पास कुछ नहीं मिलता था। कहने का मतलब होता है ना, जीवन में जब आपके पास विकल्प ना बचे, फिर आप ये मत देखना कि आपके सिद्धांत कहाँ काम करेंगे या नहीं काम करेंगे, क्योंकि जब जीवन ही नहीं बचेगा तो सिद्धांत का क्या करोगे। तो जीवन में अगर आपके सिद्धांत डिस्टर्ब हो रहे और आपके पास कोई विकल्प नहीं है, विकल्प है तो आप सिद्धांत अपनाइए। अब जंगल में हो, कुछ है नहीं, है ना, तो क्या करोगे। तो यहाँ पे समझ गए, खाद्य पदार्थ ही होते हैं, क्या करते हैं, विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सुपर फूड के संदर्भ में कोई एक मानक परिभाषा नहीं है, तो आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा कौन कौन से सुपर फूड हैं। ब्लूबेरी है, सैल्मन, अकाई, बाजरा, केल समझ गए क्या है, पत्ता इसी का, किसका, ब्रोकली का। लोग ब्रोकली खाते हैं ना। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊंगा अभी आगे, मज़ा आएगा आपको हंस के, ठीक है। ये सब ऊर्जा प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक सुपर फूड कम पोषक तत्वों से भरपूर विकल्पों की तुलना में असाधारण रूप से पौष्टिक होते हैं, अर्थात जो सुपर फूड होते हैं उनमें पोषक तत्व जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा का मतलब क्या, कि वो संख्या में तो भले दिखे कम, जैसे संख्या का मतलब कि आपने सोचो 4 बादाम खा लिए, ठीक है, संख्या में कम है ये, और आपने कहीं से 10 पिज्ज़ा खा लिया। पिज्ज़ा क्या है, संख्या में ज़्यादा, वेट में ज़्यादा,
लेकिन पौष्टिक ये होगा ज़्यादा। ये इस लाइन का कहने का मतलब है। सुपर फूड शब्द का उपयोग काफ़ी हद तक एक विपणन उपकरण के रूप में होता है, मतलब बेचने के लिए। अकादमिक शोध में इसका कोई बेस नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दो। अब यहाँ से आपकी काम की लाइन है। ऐसा शब्द है जो खाद्य पदार्थों के लिए खास फायदों और गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। अर्थात अगर आपकी डाइट आपके लिए कैलोरी से हटकर पोषण प्राप्त करने का जरिया, तो बेशक इसमें सुपर फूड शामिल है। कई लोग क्या करते हैं ना, एनर्जी के लिए सुपर डाइट करते हैं कि उनका पेट भर जाए। सुपर फूड आपका पेट नहीं भरता है। आप 4 बादाम से आप 4 रोटियों के बराबर का कैलोरी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन ये विटामिन्स देता है, पोषण देता है। समझ गए मेरी बात? अगर आप सोचते हैं कि आपको पोषक तत्व मिल जाए और वजन भी ना बढ़े, तो ये काम आपके लिए सिर्फ सुपर फूड कर सकता है। समझ गए कि आप चाहते हो कि हम खाना भी अच्छा मिले और हमारा वजन भी ना बढ़े। वहीं अगर आप सिर्फ वजन कम करने का सोचें लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं, तो ऐसे में आप कुछ वजन तो कम करेंगे, बाद में वो बढ़ जाएगा। जैसे होता है ना, कुछ लोग जिम जाते हैं, वजन कम कर लेते हैं, शरीर पैक एक मछली वगैरह सब बना लेते हैं। ठीक है, मछली बोलते हैं हाथ की, जो दिखाते हैं ना उसको मछली बोलते हैं। तो सब बना लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उनका शरीर फिर बेकार हो जाता है, फिर उनको जिम जाना पड़ता है। वो इसी कारण, क्योंकि वो सुपर फूड का सेवन नहीं करते, वो बाकी पाउडर पे ज़िंदगी गुजारते हैं। सुपर फूड आपको सेहत और पोषण के साथ साथ वजन कम करने का एक तोहफा देता है। अब यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा था, सुपर फूड में क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल आप एक सुपर फूड लो, है ना। आपका मन है कि हम 4 बादाम खाएंगे और हमारा सुपर फूड से काम चल गया, बिल्कुल नहीं। सुपर फूड का मतलब ये सारे फूड मिला के लो, है ना। जो सीड्स हैं, जो ब्रोकली है ना, जो मछली है, जो ब्लूबेरी है, जो बादाम है, इन सबको मिक्स करके लो डाइट के रूप में, सुबह ब्रेकफास्ट के रूप में या इवनिंग में। ठीक है, तब जाके ये फ़ायदा करेगा। जैसे मैं एक छोटी सी अपने जीवन की घटना बताता हूँ। जब मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी, मतलब बहुत का मतलब बहुत ही ख़राब स्थिति थी, जीवन के सारी चीज़ें देख कर यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे भाभी के यहाँ लक्स साबुन आता था। ठीक है, तब हमारा बिजनेस भी नहीं था, तो लक्स साबुन आता था। आपने देखा होगा लक्स साबुन में उसमें बादाम मिक्स होकर आता था, टीवी में यही बोला जाता था। और बादाम को उस पर वो लोग चिपकाए होते थे, तो मैं सोचता था ये बादाम है। तो मैं कई बार उनके लक्स साबुन से उस बादाम को निकालने की कोशिश करता था। कुछ समय बाद पता चला कि वो बादाम ना होके बादाम के सेब का साबुन ही था। ठीक है, तो कहने का यही मतलब आप समझ सकते हो बेसिक। तो फूड की यही जानकारियाँ होती हैं, यही फ़ायदे होते हैं। ये एक तरह से पोषण से भरे हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं। सुपर फूड हमें विटामिन, मिनरल, अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनाइड, ध्यान देना इन दोनों का मतलब, दोनों अलग अलग हैं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि कोई रोग आपके शरीर में छूने से पहले बाहर ही भाग जाएगा। समझ रहे? एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम एक तरीके का। ठीक, मान लो आपको कोई जुखाम वाला वायरस घूम रहा था, उसने आपकी नाक को देखा और आते आते बोला सर हम अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन आप सुपर फूड अगर खाए हो तो वो नाक से पहले ही बाहर फेंक देगा, उसको पहले ही बाहर छोड़ देगा। ठीक, लेकिन फिर भी कुछ बदतमीज़ टाइप के जुखाम के वायरस होते हैं, वो चले ही जाते हैं नाक के अंदर। अगर वो नाक के अंदर चले गए तो उनको कौन सफाया करेगा? फ्लेवोनाइड। समझ गए? फ्लेवोनाइड क्या करेंगे? शरीर के अंदर जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, जितने जहरीले, भाई खाना तो हम सब लोग खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं, लेकिन कई बार कई कीड़े छोटे मोटे चले जाते हैं अंदर, है ना, हम नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो जो छोटे मोटे अंदर चले गए, जो लोग बिना हाथ धोकर खाते हैं, उनको ये फ्लेवोनाइड क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं उन कीड़ों को, और आपका पेट, आपका शरीर स्वस्थ बनाते हैं। अर्थात ये दोनों मिलकर आपको स्वस्थ शरीर देते हैं। समझ गए? फाइटोकेमिकल से भरपूर होते हैं। फाइटो का मतलब ये नहीं लड़ाई करने वाले केमिकल। फाइटो का मतलब क्या होता है? पादप प्रजाति, यानी कि पौधों में जो केमिकल होते हैं जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, वो आपके लिए काम आते हैं। ठीक, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब लहसुन में क्या होता है ये सब आप पढ़ लो। ठीक है, नियम क्या है ये आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वो शब्द मैंने यूज किया है, ये सब्जा। समझ गए? ये सब्जा क्या मैंने बताया? ये एक तरीके का बेसिल सीड्स होते हैं। ठीक, तो ये ध्यान देना। अब यहाँ पे वही चीज़ मैंने बताई कि 1-2 सुपर फूड से काम नहीं चलेगा, केवल कि हाँ आज सर ने बताया था तो जाके 6 बादाम ले आए और उसको खा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक,
हाँ, ये कुछ बेसिक चीज़ें। और मैं एक चीज़ कहूँगा, आप में से लोग ना सिंपल खाना खाओ। सिंपल खाना मतलब ज़्यादा बड़ा सोचो ही मत, बिल्कुल सिंपल खाना, दाल रोटी चावल, ये सिंपल है अपना, ठीक। फला जो सस्ते सस्ते फल होते हैं, जैसे खीरा हो गया, ठीक है, तरबूज जब आ जाता है, ठीक, सस्ते सस्ते जब सेब आ जाते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा हैवी में मत जाओ कि ब्रोकली खाएंगे। और वो जो एक आता है, मुझे ध्यान नहीं उसको क्या बोलते हैं, लोग डेंगू के टाइम पे बड़ा वो लेते हैं, है ना, 20 रुपये 25 रुपये की आती है, हरी हरी करके पन्नी में पैक होके, मुझे ध्यान नहीं है उसको क्या बोलते हैं, खरीदा ही नहीं है तो ध्यान का होगा। ईची या लीची टाइप का कुछ बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं है जी, ठीक। मोटे अनाज क्या हैं? मिलेट्स। मोटे अनाज यही आप देख सकते हो, ज्वार बाजरा रागी, ये सब, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पूछ चुकी है, ठीक है, मोटे अनाज को लेकर। तो हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, बस पता हो क्या क्यों चर्चा में, क्योंकि खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है, ठीक। इसमें भी क्या होता है, वही प्रोटीन, जितने फाइबर, सारे पोषक तत्व इसमें होते हैं। ये कृषि और शस्य विशेषताओं से युक्त होते हैं। कृषि का मतलब सूखा प्रतिरोधी, अगर सूखी जगह है, कहीं पे बंजर जगह है, तो वहाँ पे भी उगाएंगे, पानी कम चाहिए इनको। सस्य का मतलब थोड़े कम नमी वाले क्षेत्रों में भी उगाएंगे, ठीक। कहने का मतलब इसमें ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये उगाते हैं अच्छे से। भारत में 2 वर्गों के मोटे अनाज पाए जाते हैं, बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कुटकी, वरिगा, सांवा, कोदो, है ना, ये सारी चीज़ें। तो आप इनको पढ़ लेना, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। मिलेट्स को लेकर कहाँ कहाँ होते हैं, समशीतोष्ण उपोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे आपको मिला ही है, पढ़ाई है। उत्पादक देश कौन कौन से हैं? भारत विश्व में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। नाइजीरिया, चाइना, ये भी उत्पादक देशों में आते हैं। 55% से हिस्सेदारी है। ये बात अलग है कि अब भारत उतना उत्पादन नहीं कर पा रहा जितना अफ्रीका कर रहा है, ठीक है। तो बस यही बेसिक चीज़ें आपको समझना है। क्यों इनको पोषक अनाज माना जाता है? क्योंकि जलवायु प्रत्यास्थी होते हैं, मतलब जलवायु के अनुरूप, मिट्टी के अनुरूप ये कहीं पर भी उगाते हैं, ठीक है। जल की कमी वाले क्षेत्रों में भी उपयुक्त खाद्य फसल के रूप में काम करते हैं। पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, खनिज सब होते हैं। ग्लूटेन फ्री होते हैं। ग्लूटेन का मतलब ऐसे समझो, जैसे आप लोग आटे का वो करते हो, आटे को गूंथते हो, ठीक है, तो आटा गुथ जाता है आसानी से, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है, अर्थात आटे को चिपचिपा बनाने का काम ग्लूटेन करता है। और इससे भी ज़्यादा किस में होता है? चावल में होता है। लेकिन जब आप बाजरा को गूँथोगे, है ना, या आप मकाई को गूँथोगे, तो वो नहीं गुथेगी, वो बिखरी बिखरी टाइप की लगेगी, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं होता है। समझ गए? अब इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। किसी भी उसमें भी मिट्टी में उगाएगा। पारंपरिक कृषि विधियों का इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो नवीन टेक्नोलॉजी है, हैवी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब पारंपरिक तकनीक का हम उपयोग करेंगे, एक तरीके से प्राकृतिक खेती या जैविक खेती का उपयोग करेंगे, तो ये जो होगी वो संवहनी और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल होगी। समझ गए? बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगला है पोषण अभियान के बारे में। यूपीएससी ने आपसे 2017 में क्वेश्चन पूछा है। मुझे नहीं लगता है कि आपसे आगे फिर से क्वेश्चन पूछेगा, बट कुछ बेसिक चीज़ें पता हों कि पोषण अभियान का पूरा नाम पीएम ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, यानी कि जहाँ पर कुपोषण की समस्या है, या कहें जहाँ स्वास्थ्य स्थितियाँ ठीक नहीं हैं, या कहें जहाँ पर महिलाओं में एनीमिया या खून की कमी है। आपने देखा होगा, आप ही में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे, देवियाँ कई ऐसी होंगी जो बड़ी दुबली पतली होंगी, सूखी टाइप की, है ना, या जिनका चेहरा काफ़ी पीला पीला रहता होगा। तो ये क्या है? ये एनीमिया की दिक्कत है। एनीमिया का मतलब खून की कमी होना, शरीर में खून ना होना। और ये कई कारणों से होता है। एक तो माता पिता से भी होता है, दूसरा हमारे खान पान से होता है, ठीक है ना। सिचुएशन बताती हैं कि हम कैसे, हमें बचपन में वो पोषक तत्व मिले कि नहीं मिले, है ना। कई बच्चे बड़े दुबले पतले हो जाते हैं क्योंकि उनको माँ का दूध नहीं मिल पाता। आजकल तो माएँ बड़ी मतलब थोड़ा एडवांस हो गई हैं, वो बच्चे को अपना स्तनपान कम कराती हैं। गवर्नमेंट इसीलिए इस चीज़ को प्रमोट कर रही है कि स्तनपान जरूर कराएं, 6 महीने तक तो जरूर कराएं, ठीक, क्योंकि वही सबसे पोषक दूध होता है।
तो वही बेसिक चीज़ें हैं इसी पोषण के अंतर्गत, ताकि हमारी जो आगे की जनरेशन है, जो महिलाओं का स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन और किशोरावस्था के समय जागरूक करना होता है ना, कि गर्भावस्था जब कोई प्रेग्नेंट वूमेन होती है तो उनको खाने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ें खिलाई जाती हैं कि ये भी खाओ, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें। तो वही सब चीज़ें हैं भाई, जब खाओगे तभी तो दूध वगैरह ये सारी चीज़ें बनेंगी, तभी तो बच्चा हेल्दी होगा। ये पहल है, थीम मतलब आपसे नहीं पूछेगा, ठीक। कुपोषण को समाप्त करना, ठीक। लक्ष्य क्या है कि जो पोषण सेवाओं हेतु सामग्री है उनका वितरण, आउटरीच और समग्र परिणामों में वृद्धि करना। प्रमुख उद्देश्य क्या है, बीमारियों और कुपोषण की समस्या का समाधान करना, ठीक है। किसको टारगेट किया जाएगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और जो किशोरियां हैं और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनको ध्यान दिया जाएगा। जैसे आप लोग एक पढ़ते होंगे ना कि चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड नरिशमेंट से रिलेटेड है ना, तो वो इसी चीज़ से लिंक करता है कहीं ना कहीं। पोषण ट्रैकर ऐप बनाया है जिससे पता किया जाता है, ये आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन दिखा देता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था लेकिन टफ था, मैं उसको सरल नहीं कहूँगा, जो सरल कह रहा है वो अजीब टाइप का इंसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य थे, ठीक। तो हमें ये तो पता, अभी हमने पढ़ लिया गर्भवती महिलाओं को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर, लेकिन हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात की जाएगी, या हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि मुर्गी के अंडों का उपयोग किया जाएगा। तो चौथा हमको यहाँ पे एलिमिनेट कर देना चाहिए था, ठीक है। और ये बाजरा मोटे अनाज की कहीं बात नहीं आई, वो तो आर्टिकल में पढ़ा रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। बाजरा मोटा अनाज मैंने पढ़ाया सुपर फूड में, उसको पोषण से लिंक मत कर दियो, ठीक है। ये राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात हो रही, तो इसमें केवल ये 2 पॉइंट थे, तो इसका ए सही है, ठीक। बस कई बच्चों ने यही लिंक कर दिया था कि जब कुपोषण की समस्या होगी तो बाजरा वगैरह तो दिया ही जाएगा। तो ये नहीं करना था। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 क्या है कि पोषण में अब वर्जन बनाए जा रहे हैं। वर्जन का मतलब अपग्रेड किया जा रहा है। तो अभी तक तो मिनिस्ट्री देख रही थी, अब मिनिस्ट्री ने आंगनवाड़ियों को भी सक्षम किया है। आंगनवाड़ियाँ देखो क्या करती हैं, ग्रास रूट पे सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग करती हैं। एक लाइन में मैंने बताया है, ग्रास रूट मतलब ज़मीनी स्तर पर रिमोट एरिया में, अंतिम से अंतिम क्षेत्र में इंडिया में एजुकेशन को और हेल्थ को प्रमोट करने का बेस्ट ये सिस्टम है आंगनवाड़ी। वो बात अलग है कि आजकल इसमें अधिकांश आंगनवाड़ियाँ केवल चोरी ही करती हैं। जो इसमें रिफाइंड मिलता है, जो इसमें खाने के पोषक पदार्थ मिलते हैं, उनको बेच देती हैं, वो बात अलग है ना। तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। जब आप कलेक्टर बनेंगे ना तो इन्हीं लोगों की आपको मतलब कंप्लेन सुननी है, और इन्हीं लोगों को क्या कहते हैं जेल के अंदर डालना, और इन्हीं को सज़ा देनी है जो दुष्ट कार्य करें, चोरी करें, और जो ईमानदारी से करेंगे आप उनको प्रमोट करना, ठीक है। तो बस यही चीज़ें आप इसमें पढ़ लेना, बाकी आप इसको स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो वही है पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित, ये शब्द देखते ही आपके मन में क्लिक कर गया होगा, जो मैंने पहले बताया कि जब प्रायोजित की बात आएगी, स्पॉन्सर्ड की बात आएगी, तो शेयर होगा रेवेन्यू किसके किसके बीच, सेंट्रल और स्टेट के बीच। वो डिपेंड करेगा कि 90-10 होगा, 60-40 होगा, डिपेंड करेगा। लेकिन जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम आएगी, केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम आएगी, तो पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। हमने क्या बताया था, एक स्कीम बताई थी नॉर्थ ईस्ट को लेकर, है ना, उसी से वहाँ पे क्या था, सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि उस स्कीम का क्या नाम था जो मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को लेकर। उस पर मैंने कमेंट पे भी पूछा था कि मिशन सनराइज का संबंध किससे था, ठीक है। अब बताइएगा आप लोग। ये 6 वर्ष के बच्चों, इन चीज़ों को देख लेना, खैर बाकी आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, SDG गोल पे यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। मैं आगे चलकर कभी जब करंट में होगा तो जो 16 हमारे SDG गोल्स हैं उन पूरे, सॉरी 16 कह रहा हूँ, 17 जो SDG गोल्स हैं, उन 17 SDG गोल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में SDG गोल्स पर क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपी पीसीएस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे SDG गोल्स पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे हैं, ठीक है।
तो बस ये चीज़ें आप देख लेना, पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये मैंने बस बता दिया है, बाकी क्वेश्चन नहीं आएगा। इनको हम अलग अलग से डिटेल में और पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, ये सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा गैबन को लेकर, ठीक है। इसमें बस 2 चीज़ें याद रखनी है, मैप और कुछ फैक्ट बेसिक गैबन के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लोकेशन देखेंगे, ये है गैबन की लोकेशन, इसके ऊपर है इक्वेटोरियल गैबन, फिर कैमरून, फिर कांगो, ठीक है। और यहाँ पे भी छोटे छोटे देश। कौन सा ये सी है? अटलांटिक ओशियन, गल्फ ऑफ गुयाना के पास, ठीक है। आपको मैं एक बार मैप में लोकेशन दिखा दूँ इसमें 3D में। तो ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे हम गए अफ्रीका के पास, ठीक है। और ये जो अफ्रीका का रीजन है ये है आपका गैबन, ठीक है। ये देखो, ये आपको गैबन मिला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो आपको ये मिल रहा है, इक्वेटोरियल गुयाना मिल रहा, ये कैमरून मिल रहा है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सी से लगता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, क्या यहाँ से इक्वेटर होकर गुजरती है ना। आप में से जिन बच्चों ने इक्वेटर के बारे में आंसर दिया था मुझे उस दिन, अब उनको ये चीज़ याद आ रही होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, चीज़ें मैं इसीलिए पूछता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद बनी रहें, ठीक। अब वहाँ से आप लिंक कर लेना। गैबन क्या, ये तेल से समृद्ध एक मध्य अफ्रीकी देश है, लेकिन गरीबी और राजनीतिक अस्थिरता के कारण ग्रस्त होने के कारण यहाँ तख्ता पलट हुआ, और इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हाल ही में सूडान को लेकर क्वेश्चन आया था 2023 के पेपर में, ठीक। मैं वो नहीं दिखाऊंगा पेपर, क्योंकि मैं भूल गया उसको लगाना, दिखा भी चुका हूँ इससे पहले आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है गैबन को लेकर, ठीक। कौन राष्ट्रपति है कौन नहीं पूछेगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट। अटलांटिक महासागर से गिरा है, पहले ये फ्रांसीसी उपनिवेश हुआ करता था, राजधानी लिब्रेविले है, ठीक है। इस शहर पे भी पूछा जा सकता है। कैमरून इक्वाटोरियल गिनी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के साथ सीमा साझा करता है, ठीक। बाकी आप मत देखना। खास बात यह है कि अफ्रीका लॉस्ट ईडन के रूप में इसको जाना जाता है। लोंगो नेशनल पार्क भी यहाँ पे है, और उससे भी बड़ी बात, यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा शहरों में रहती है, अर्थात अफ्रीका के जितने देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा शहरीकरण यहाँ पे है, ठीक। बाकी ये चीज़ें स्किप कर दो। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं, देख लो कि पिछले कुछ वर्षों में कहाँ कहाँ पर तख्ता पलट हुआ। नाइजीरिया में, सूडान में, और यही क्वेश्चन आया था बुर्किना फासो में, माली में, ठीक। ये सब लोकेशन इंपॉर्टेंट है। दिखा दूँ क्या लोकेशन? चलो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो लोकेशन, थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। ये नाइजीरिया आपको दिखा, उस दिन लागोस एक्शन प्लान, याद आ गया ना सारी चीज़ें, ठीक। अब ये सूडान में कई सूडान है, तो साउथ सूडान पे आपको नहीं जाना है, इस मेन सूडान पे जाना है। ये देख लो, सूडान की सीमा रेड सी से लगती है। सुई मियाज इस फार्मूला है, मैं आगे चल के जब क्लासेस कराऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ठीक। फिर मैंने कौन सा बताया यहाँ पे देश? सूडान, नाइजर, बुर्किना फासो और माली। देखो माली आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक। थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ। नाइजर हो गया, चाड हो गया, ठीक। ये आपका अल्जीरिया, ये आपका लीबिया, ये मॉरिटाना, ठीक है। ये सेनेगल आपका, ठीक है। और आपका यहाँ पे मैं क्या देखने आया था? मैं देखने आया था यहाँ पे माली, ये मोरक्को, ये ट्यूनीशिया, ये इजिप्ट, ठीक है। ये देखो, ठीक। ये आपका लैंडलॉक कंट्री है माली। अब यहाँ पे खास बात, ये जो माली, मॉरिटाना, नाइजर, ये चाड, ये सूडान है ना, ये सब साहेल रीजन में आते हैं। साहेल रीजन मतलब ये पट्टी बनाई जा रही पेड़ों की, ताकि ये सारा रेगिस्तान नीचे की ओर ना फैले, क्योंकि ये तो देखो ग्रीन ग्रीन है ना। थोड़ा वैसे दिखाऊं, ऐसे देखो, है ना, लाइट आ गई एकदम से। तो ये अब दिख रहा है ना, ये ऊपर रेगिस्तान, ये नीचे ग्रीन ग्रीन है, क्लियर। तो इस ग्रीनपन को बनाए रखने के लिए यहाँ पे एक साहेल पट्टी बनाई जा रही, और ऐसी पट्टी हमारे यहाँ अरावली में भी बनाई जा रही, समझ गए। बाकी आपको नहीं याद रखना। अच्छा, बुर्किना फासो मैंने नहीं दिखाया, चलो उसको भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। अरे भाई लैंड लॉक करके दिखाओ, हाँ ये देखो, ठीक है। चलिए, बाकी मैपिंग की क्लास तो कराऊंगा ही, वहाँ पे बताऊंगा। अगला है रेड सैंड बोआ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस ये याद रखो कि IUCN में क्या है, और दूसरा ये एक सांप है, ठीक है। सामान्य जानकारी के लिए जो मैं बता दूं, आपके जीवन में जो काम आएंगी, ठीक है। इन सांपों का आपने सुना होगा कई बार, कई जानवरों की खालों का आपने सुना होगा, खास तौर पे पेंगोलिन का, है ना। इन सब का क्या होता है? या कछुओं का आपने सुना होगा कि तस्करी हो रही, आए दिन अखबार में आप सुनते हो।
होता क्या है कि कुछ लोगों के मन में ये धारणा है, कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, ठीक है। कई लोगों के मन में ये धारणा है और कई वैज्ञानिक लोग इन जितने भी जीव जंतु हैं इनको मार कर, ठीक है, इनसे बनाते हैं जड़ी बूटियाँ। जैसे आपने देखा होगा शहरों में या गांवों में एक कार में बाबा जी का चूरन और दुनिया भर की दवाइयाँ औषधियाँ बेचा करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका संबंध थोड़ा बहुत इनसे होता है, ठीक। अब ये जड़ी बूटियाँ किस चीज़ की होती हैं? तो देखो, कुछ जड़ी बूटियाँ या कुछ दवाइयाँ तो काम आती हैं इंसान को कई रोगों से बचाने के लिए, तो वो तो कुछ हद तक ठीक भी है कि कुछ जानवरों को अगर हम यूज कर सकते हैं दवाओं के रूप में तो ठीक भी है। लेकिन ऐसे जानवर जो सांप हैं या पेंगोलिन है ना, या और भी कई जानवर हैं, उनको जब मारा जाता है तो उनकी खाल, उनकी जो त्वचा, ऊपर के जो सल्क होते हैं, वो लोग कहते हैं कि उसमें सेक्स वर्धक, मतलब जब कोई मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो कई बार क्या होता है कि देखो, नेचुरल चीज़ें नेचुरल होती हैं, उनके साथ जो कोई खिलवाड़ करता है तो उससे शारीरिक नुकसान बहुत होता है। मैं इस टॉपिक को पहले ही बोल चुका हूँ कि अपनी जब साइंस टेक की क्लास पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको कई लाइफ के लेसन भी सिखाएंगे, ठीक। तो अभी मैं कुछ चीज़ों को हाइड करके कुछ चीज़ें बस बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि मेल और फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं तो जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसी जो गंदी गंदी फिल्में होती हैं, या बताया जाता है कि 1 घंटे तक 30 मिनट तक आप कर सकते हैं, 40 मिनट तक कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो 30 से 40 मिनट का टाइम बढ़ाने की बात होती है वो कहा जाता है इन्हीं जड़ी बूटियों से। अर्थात ये जानवर की जो दवाइयाँ हैं, इन कैप्सूल्स को खा लेने से, जैसे मार्केट में बिकते होंगे ना बहुत सारे, आपने कैप्सूल देखे होंगे, है ना। कुछ औषधियाँ भी हैं, जैसे शिलाजीत है ना। शिलाजीत का नाम सुनते ही लोगों को लगता है अच्छा ये इस काम के लिए होती होगी, जबकि शिलाजीत के और भी कई काम होते हैं। शिलाजीत ये जो होती है ना, इसका क्या मतलब है? पहाड़ों का रस। पहाड़ों में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, उनसे जो रस निकलता है वो एक तरीके का शिलाजीत के रूप में यूज होता है। बेसिक से बस बातें बता रहा हूँ, तो समझ गए इन सांपों का क्यों तस्करी की जाती है, इन कामों के लिए, ठीक। बाकी आपको यहाँ नहीं पढ़ना है। किसने पकड़ा? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने पकड़ा। ये गैर विषैली प्रजाति है। आपके गांव में कई बार देखना आता होगा सांप वाला दिखाने, बहुत पहले जब आते थे तो वो यही सांप सबको दिखाते थे, है ना, इन्हीं को पकड़ पकड़ के दिखाते थे, बीन बजाते थे, ठीक। विश्व के सैंड बोआ में सबसे बड़ा है। सैंड बोआ विश्व के सैंड बोआ सबसे बड़ा। ये रात्रिचर होने के साथ अपना अधिकांश समय जमीन के नीचे बिताता है, ठीक। अधिकांश सांपों के विपरीत इसकी पूंछ लगभग इसके शरीर जितनी मोटी होती है, जिससे यह 2 सिरों वाला लगता है। होता नहीं है, होता है इसका एक ही सिर है। उत्तर पूर्वी राज्यों और उत्तरी बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में पाया जाता है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, क्या भारत के द्वीपों पर पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता। IUCN में नियर थ्रेटेंड, एक ये क्वेश्चन बन सकता है। मैं पिछले कई वर्षों से एक क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ कि या तो IUCN की लिस्ट पर क्वेश्चन आ सकता है। लिस्ट का मतलब कि जो ये लिस्ट है, नियर थ्रेटेंड का क्या मतलब, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या मतलब, ठीक है, या इंडेंजर्ड का क्या मतलब, या वनरेबल का क्या मतलब, इन पर क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें किस किस कैटेगरी को रखा जाता है। और यह जो एक क्वेश्चन बनेगा जो पहले पूछे जा चुके हैं कि निम्न में से कौन कौन से जानवर निकट संकटग्रस्त हैं, या कौन कौन से जानवर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, उनकी एक लिस्ट दे देगा। जैसे G20 वाला मैंने अभी कल बताया ना आपको, परसों के दिन, तो बिल्कुल वैसे ही इसमें पूछा जा सकता है। तो वो मैं बताऊंगा जैसे जैसे चर्चा में आएंगे, उनकी लिस्ट भी आपको दूंगा। अभी बस इतना याद कर लो कि हाँ ये निकट संकटग्रस्त है, ठीक है। बाकी आपको नहीं याद रखना, वही है काले जादू में औषधि लाभों के लिए, ठीक। वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी क्या है? ये एक प्रकार का NGO है, गैर लाभकारी संगठन है, जो कई सारे क्षेत्रों में काम करता है, लेकिन इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। भारतीय नियमों के पूर्ण अनुपालन के रूप में संचालित होता है, जो पर्यावरण को समृद्ध बनाने का प्रयत्न करता है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन ऐसा एक आया था 2010 में। देखो 2010 के पेपर नहीं है मेरे पास, 2011 से हैं और मार्केट में भी 2011 से हैं। तो मैं क्या करूँगा कि 2010 के जो पेपर होते हैं, जहाँ जहाँ से मिल जाते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ से कॉपी करके आपको बता दिया करूँगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन आया था, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, या अपना घोंसला क्यों बनाता है?
ऐसे क्वेश्चन को पूछता है तो यूपीएससी, ठीक है। तो इसमें आप सारी चीज़ें पढ़ लेना, लेकिन इसका आंसर सी होता है। करंट में चर्चा में था, मैंने देखो मुझे आता नहीं है, अभी भी मैं बता दूँ, ऐसा नहीं कि मुझे ये याद था क्वेश्चन, मैंने भी इसमें सी देख के ही ये लगाया है, क्योंकि करंट का था भाई, उस समय चर्चा में था। आज मुझे थोड़ा ना पता है। हाँ, मुझसे रेड सैंड बोआ के बारे में पूछ लो, मैं बता दूंगा सब कुछ, कि उसके एक मुंह होते हैं कि दो मुंह होते हैं। तो जहाँ देखो ईमानदारी, वो ईमानदारी दिखनी चाहिए, वरना आपको सर 2010 का क्वेश्चन याद किए हो, ठीक है। तो बस ये बेसिक फैक्ट पढ़ लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उम्मीद है आज की आपको करंट अफेयर्स पसंद आई होगी, आर्टिकल आपको पसंद आए होंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसमें है जैसे सुपर फूड है ना, उसको डिटेल में पढ़ लेना, उससे आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक। बाकी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, मोटा अनाज वाला बस देख लेना, ज़्यादा आपसे उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बस इम्पोर्टेंट वही है सुपर फूड को लेकर। अच्छा, मुझे एक दो शब्दावलियाँ और मैं क्लियर करा दूँ, शायद आपको दिक्कत हो जाएगी सुपर फूड वाले में, है ना। मैं बताना तो चाहता था लेकिन मैं भूल गया, शायद अब मुझे याद आई है वो, रुको मैं बताता हूँ उसको। मिलेट है, ये रागी है, हाँ इसमें नहीं है। बड़ा अच्छा फैक्ट था, 3 सुपर फूड को बोला जाए, यहीं कहीं पे मिलेगा आपको, अभी मैं दिखाता हूँ। ये महंगे आकर्षक, पालक, चिया सीड की सब्जी, कैरोटीन, जामुन, फालसे, आंवला, पॉलीफिनेल, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने पढ़ा था इसीलिए मैंने उस वर्ड को नोट कर लिया था, ताकि मैं आपको वो वर्ड बता दूँगा। लेमन फूड, बेहतरीन, ओमेगा, टोकोफ्रोल्स, हाँ ये मेपल सिरप, ठीक है। ये क्या चीज़ होती है? ये वास्तव में एक तरीके का शहद जैसे हम लोग खाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि कई फिल्मों में एडवर्टाइज आती है तो उसमें क्या करते हैं, सारी चीज़ें तो बंद जो उनकी ब्रेड होती है सैंडविच में वो कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर एक सिरप टाइप की डालते हैं, ठीक है। या आप ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो कि जब आप लोग लस्सी पीते हो ना, अंतर है दोनों में लेकिन ध्यान रखना, जैसे आप लोग लस्सी पीते हो तो लस्सी के ऊपर क्या डाला जाता है, रूह अफ़ज़ा रेड कलर का, ठीक। तो वैसे ये मेपल सिरप होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स कैसे, लैक्टिक एसिड टाइप के, ठीक है। वो लैक्टिक एसिड क्या करते हैं, वो शरीर में पाचन शक्ति को बेस्ट बनाते हैं। अरे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे झंडू का आता है ना पंचामृष्ट करके, है ना। और आपने महिलाओं के लिए सुना होगा, देखो भूल गया, जो खून बढ़ाने के लिए आता है, देखो भूल गया याद था, बड़ा अच्छा, वो आती हैं बोतलें आती हैं, ठीक है। खैर कोई नहीं, भूल गया तो भूल गया, आप लोग समझ गए बस। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ है ये मेपल सिरप, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर मेपल क्या होती है, तो मैंने बता दिया, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमारी आज की करंट कवर हुई। मिलते हैं अपने कल के आर्टिकल के साथ, यानी कि 3 सितंबर 2023 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।